हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जो एल्केन है इसके एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं, जिसमें हम एल्केन की प्रिपरेशन के जितने भी मेथड है सबके सब देखने वाले हैं और हर एक लाइन कवर करने वाले हैं। इसी के साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे, है ना, और एल्केन की जितनी भी रिएक्शंस है सबके सब भी देखेंगे। तो यार बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है जी। इस वीडियो में हम एल्केन की एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यार एल्केन में प्रिपरेशन मेथड। एल्केन के प्रिपरेशन मेथड देखने वाले हैं यार, एल्केन कैसे कैसे बनाई जा सकती है, ठीक है। अभी सब पहला आता है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जैसे यार एल्किन और एल्काइन है, इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो देखो, या तो हम एल्कीन से क्या बनाएंगे, एल्केन, या फिर एल्काइन से एल्केन बनाएंगे, ठीक है। देखो जैसे ये है एक एल्कीन है, हाइड्रोजन गैस से इसकी रिएक्शन कराई, ठीक है। लेकिन किसकी प्रेजेंस में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? प्लेटिनियम या पैलेडियम या निकेल, इन तीनों में से कोई एक मेटल होना चाहिए। कौन कौन सी? पीटी, पीडी या निकेल, इनमें से कोई मेटल होना चाहिए कैटलिस्ट के रूप में, तब ये रिएक्शन होगी। तो देखो एल्केन की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से करा दी, हाइड्रोजन गैस से, तो होगा क्या? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, और इस तरह से एल्केन बन जाएगा, इस तरह से एल्केन बन जाएगा। देखो मेटल क्या करती है, ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, इसको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे क्या है, एक्टिव हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से देखो यार एल्काइन है, इससे बना सकते हैं। देखो यहाँ दो हाइड्रोजन गैस लेंगे, देखो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर वापस दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक होगा, एक यहाँ एक यहाँ। तो इस तरह से यहाँ भी क्या है, एल्काइन से भी एल्केन बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराई, जरूर याद रखना कौन कौन से मेटल के प्रेजेंस में करानी पड़ेगी रिएक्शन, या तो निकेल हो या पीटी हो या पीडी हो, एज ए कैटलिस्ट काम करेंगे, जरूर याद रखना, ठीक है। देखो यार यही लिखा हुआ है अभी, डाई हाइड्रोजन गैस एडेड टू एल्कीन या एल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम, है ना, प्लेटिनियम या निकेल टू फॉर्म एल्केन, ठीक है। तो ये तीनों मेटल जरूर याद रखना कौन कौन से है, निकेल या फिर पैलेडियम हो या प्लेटिनियम, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या? हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। देखो ये एडल क्या करती है, ये मेटल क्या करती है, एडजॉर्ब कर देती है किसको? डाई हाइड्रोजन की, इसको ऑन द सरफेस। जैसे क्या है, हाइड्रोजन के बॉन्ड है, हाइड्रोजन के बॉन्ड वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और देखो यार जो पीटी और पीडी है, ये तो क्या है, रूम टेम्परेचर पे क्या है, ये रिएक्शन कर लेती है, ठीक है। पैलेडियम और प्लेटिनियम जो है ना, ये क्या करती है? देखो प्लेटिनम और पैलेडियम है, कैटलिस्ट द रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर बट रिएक्टिवली हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर होगा निकेल के लिए, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अब देखो हम आगे चलते हैं, आगे जो रिएक्शन है, ठीक है, मतलब आगे जो प्रिपरेशन मेथड है, अब हम एल्केन किससे बनाएंगे? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। देखो एल्काइल हैलाइड है, इससे हम बनाएंगे अब क्या? एल्केन, ठीक है। अब देखो इसमें भी पहला मेथड है कि एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? जिंक प्लस डाइल्यूटेड HCl, ठीक है, जिंक प्लस डाइल्यूटेड HCl से कराएंगे। तो होगा क्या? देखो जो जिंक और डाइल्यूटेड HCl है वो मिलके देता है ZnCl2, और यहां से रिलीज हो जाती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है? देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगी, इस तरह से एल्केन बन जाएगा और एक HCl निकल जाएगा, ठीक है। तो यही हुआ, ठीक है। Zn प्लस डाइल्यूटेड HCl से कराएंगे तो देखो ये दे देगा अपन को हाइड्रोजन गैस प्लस ZnCl2, और ये हाइड्रोजन गैस है वो क्या करेगी? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और इस तरह से मीथेन बन जाएगा और HCl। और देखो यार ये जो फ्लोराइड है वो इस रिएक्शन को नहीं देंगे, क्यों? देखो जो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है वो बहुत ही मजबूत होता है, तो ये टूट नहीं पाता है यहाँ, इसलिए फ्लोराइड है वो इस रिएक्शन को नहीं देते हैं, ठीक है। तो देखो यार ये आसान है, देखो हाइड्रोजन लगाता है, एक यहाँ हाइड्रोजन लगाता है, प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ भी सेम, बॉन्ड ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो हम अगली रिएक्शन देखने वाले हैं यार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इसको पहले समझते हैं फिर इधर आएंगे, ठीक है। देखो वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, जब किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन
सोडियम से हम कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो एल्केन तो बनेगा। ठीक है, एल्केन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ रहे हैं, नहीं एल्केन बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा बहुत ध्यान से समझना। जैसे हम 2 मोल, ठीक है, 2 मोल हमने कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया, बॉन्ड ब्रेक होगा हेलोजन और एल्काइल के बीच का। ठीक है, क्या होगा, फ्री रेडिकल बन जाएंगे, आर फ्री रेडिकल और एक्स फ्री रेडिकल। अब देखो 2 लिया है तो दूसरा भी कोई फ्री रेडिकल, आर फ्री रेडिकल मिल जाएगा और आर आर है ना, दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, इस तरह से एल्केन बन जाएगा। और जो एक्स है ये सोडियम के साथ मिलके NaX बना लेगा। ठीक है, देखो इसे और अच्छे से समझें। जैसे हम एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं CH3Br, ठीक है, 2 मोल, ठीक है, 2 मोल ले लिए इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं कैसे, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब हो गए, बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3 फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, तो 2 है तो कोई दूसरा CH3 फ्री रेडिकल मिलेगा इससे और इस तरह से एल्केन बन जाएगा। ठीक है, देखो हमने 2 लिए हैं ना, 2 मोल CH3Br है तो बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3 फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल बनेगा और एक और CH3 फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये दोनों फ्री रेडिकल मिल जाएंगे और CH3 का बॉन्ड बन जाएगा, यानी एल्केन बन जाएगा। और देखो जो Br फ्री रेडिकल है, ठीक है, जो Br फ्री रेडिकल है वो सोडियम के साथ मिलके NaBr बना लेगा, तो इस तरह से यार एल्केन बन जाएगा अपना। ठीक है, देखो यार यहाँ भी यही है, CH3Br के 2 मोल ले लिए। ठीक है, अब देखो बॉन्ड ब्रेक होगा इसके बीच का भी CH3 मिल जाएंगे। ठीक है, Na है इस Br के साथ मिलके NaBr बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम देखें तो देखो C2H5Br है और C2H5Br है ना, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, C2H5 का फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ भी C2H5 का फ्री रेडिकल बनेगा और दोनों बॉन्ड बना लेंगे और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, N-ब्यूटेन। ठीक है, हाँ और एक और बात ध्यान से देखो अगर रिएक्टेंट में जितने कार्बन है, जैसे यहाँ एल्काइल हैलाइड में 1 कार्बन है तो हमको प्रोडक्ट जो मिलेगा उसमें 2 कार्बन होंगे। ठीक है, सेम यहाँ भी देखो, यहाँ क्या है, रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, एल्काइल हैलाइड है 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में 4 कार्बन मिले, यानी 1 कार्बन है, 1 कार्बन का कोई रिएक्टेंट है नहीं, एल्काइल हैलाइड 1 कार्बन का है तो प्रोडक्ट 2 कार्बन का मिल रहा है, 2 है का है तो 4 का मिलेगा। मान लो 3 होते तो 3 और 3 आपस में क्या हो, फ्री रेडिकल बना दे तो 6 कार्बन का एल्केन मिल जाता हमको। यानी देखो एक तो ये बात हुई कि हमको हायर नंबर में कार्बन मिल रहे हैं और इवन नंबर में मिल रहे थे 2, 4, 6। ठीक है, यही सब बातें लिखी हुई है, अब पढ़ते हैं। देखो एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर बहुत जरूरी है, जरूर याद रखना है ना, फ्री होनी चाहिए मॉइस्चर से, बिल्कुल सही है ना। सॉल्यूशन गिव हायर एल्केन। ठीक है, एल्केन हायर मिल रहा है। ठीक है, 2 है ना, मतलब रिएक्टेंट में 2 कार्बन है तो 4 का मिल रहा है, या 1 था तो 2 कार्बन का एल्केन मिल रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब देखो यार प्रिपरेशन ऑफ एल्केन है। ठीक है, अब देखो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में हम आगे चलते हैं। अब देखो हम एल्केन बनाएंगे किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से या कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट से। ठीक है, क्या अब हम एल्केन बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट से। देखो जब कार्बोक्सिलिक एसिड के किसी सोल्ट को, ठीक है, हीट करेंगे हम किसकी प्रेजेंस में, सोडा लाइम की प्रेजेंस में। सोडा लाइम क्या होता है साहब, देखो NaOH प्लस CaO, इसका मिक्सचर होता है सोडा लाइम। ठीक है, तो होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, जो CO2 है वो बाहर निकल जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी और एल्केन बन जाएगा। ठीक है, और देखो ध्यान से देखो, आप देखो यहाँ कितने कार्बन है, 2 है ना, और जो हमको कार्बन मिले है ना, एल्केन में जो कार्बन मिले वो 1 मिला। ठीक है, तो यार 1 कार्बन कम क्यों मिला, क्योंकि CO2 बाहर निकल गई है। ठीक है, तो यार जो प्रोडक्ट में हमको जो एल्केन मिलेगी उसमें क्या है, जो रिएक्टेंट है ना, उससे 1 कार्बन कम मिलेगा क्योंकि CO2 बाहर निकल गई है। ठीक है, तो यार ये सेम टू सेम ही लिखा हुआ है। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं क्योंकि CO2 बाहर निकल रही है, डी यानी निकलना, और कार्बोक्सिलेशन क्यों कह रहे हैं, CO2 बाहर निकल रही है। ठीक है, तो देखो ये सेम टू सेम लिखा हुआ है, क्या
सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। ठीक है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके सोल्ट को हमने हीट किया किसके प्रेजेंस में, सोडा लाइम की प्रेजेंस में। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO। ठीक है, ये क्या देता है, एल्केन देता है। ठीक है, अब देखो एल्केन है, इसमें क्या है, एक कार्बन कम है कार्बोक्सिलिक एसिड के से कंपेयर करें तो, क्यों, क्योंकि यहाँ CO2 बाहर निकल चुकी है। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसलिए हम इसे डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है। ठीक है, सोडियम सोल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। ठीक है, अब देखो हम सोडियम सोल्ट है ना, वो कौन से एसिड का लें जिससे प्रोपेन बन जाए। ठीक है, तो देखो अभी भी हमने पढ़ा। ठीक है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका सोडियम सोल्ट जो है ना, उसकी रिएक्शन हम सोडा लाइम से करा दें तो क्या बनता है, एल्केन बन जाता है। ठीक है, लेकिन एक कार्बन कम मिलता है, यानी यार 4 कार्बन होने चाहिए यहाँ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट है तो 4 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, देखो 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे, सोडा लाइम से इसकी रिएक्शन करा देंगे, CO2 बाहर निकल जाएगा और 3 कार्बन का एल्केन मिल जाएगा, यानी प्रोपेन मिल जाएगा अपन को। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं कोलब्रेज इलेक्ट्रोलाइटिंग मेथड की। ठीक है, अब आगे हम चल रहे हैं यार, आगे हम बात करने जा रहे हैं कोलब्रेज इलेक्ट्रोलाइटिंग मेथड की। देखो यहाँ क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उसका कोई सोल्ट होगा और ये रिएक्शन हम एक्वस मीडियम में कराएंगे। ठीक है, वाटर होगा। अब यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस हम करा देंगे तो होगा क्या, ध्यान से देखना। देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन कार्बन का। ठीक है, CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब देखो यहाँ हम 2 मोल ले रहे हैं यहाँ, तो एक और CH3 फ्री रेडिकल बनेगा, तो दोनों मिलके CH3 बॉन्ड बना लेंगे और इस तरह से एल्केन बन जाएगा। ठीक है, एक बार वापस देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई सोल्ट लिया एक्वस मीडियम में और इलेक्ट्रोलाइसिस हमने कराई, तो होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन कार्बन का। ठीक है, CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, CO2 बाहर निकल जाएगी। अब देखो 2 मोल है तो एक और CH3 फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और बन जाएगा क्या, एल्केन, एक एल्केन बन जाएगा। ठीक है, देखो यार एक बार हम मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कोलब्रे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की। ठीक है, देखो NCERT में दे रखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, देखो होगा क्या, सबसे पहले देखो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस NH प्लस है, ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो अलग अलग हो गए। अब देखो ये वाला पार्ट है वो एनोड पे पहुंचेगा, है ना, ये वाला पार्ट एनोड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट एनोड पे पहुंच गया। और एनोड पे क्या होता है साहब, ऑक्सीडेशन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन या तो बाहर निकलेगा या ऑक्सीजन ऐड होगा इधर, है ना। देखो एक बार वापस, ये पार्ट ये दोनों अलग हुए, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस है, वो एनोड पे पहुंचता है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे या ऑक्सीजन ऐड होगा। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है इससे। देखो जो ऑक्सीजन है O माइनस है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, यहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन है उसमें फ्री रेडिकल बन जाता है। देखो हुआ क्या, एक सेकेंड, देखो जो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस है, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल बन गया। ये ऑक्सीजन है, इसमें फ्री रेडिकल बन गया, जो कि क्या होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है इसमें फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यार अब होगा क्या, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे जाएगा, एक इस पे जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इसके साथ मिलके एक डबल बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ भी डबल बॉन्ड है ही, तो CO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, CH3 पे फ्री रेडिकल बच गया। ठीक है, अब देखो 2 CH3 बनेंगे, देखो मॉलिक्यूल 2 लिए हैं तो 2 CH3 बनेंगे, और देखो ये CH3 फ्री रेडिकल है, आपस में मिलके एल्केन बना लेंगे, आपस में मिलके एल्केन बना लेंगे। ठीक है, एक बार वापस देखो, एनोड पे क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ, ऑक्सीजन में फ्री रेडिकल बन गया। ऑक्सीजन में फ्री रेडिकल बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ठीक है, CH3 फ्री रेडिकल बन गया यहाँ, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो इसने और इसी वाले इलेक्ट्रॉन ने डबल बॉन्ड बना लिया और CO2 बाहर निकल गई। ठीक है, और ये CH3 फ्री रेडिकल जो बनाए, दूसरे CH3 फ्री रेडिकल के साथ मिलकर एल्केन बना लेगा। ठीक है, ये हो गया सब। तो देखो यार एनोड जो है वो बन गया, एक तो एल्केन और CO2 भी यहीं बाहर निकले। ठीक है, अब कैथोड पे क्या हो रहा है ये देखते हैं हम, कैथोड पे क्या होगा सर। देखो कैथोड पे होता है रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन या तो जुड़ेगा या ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो देखो होगा क्या,
देखो वाटर है यार बहुत सारे, एक्वस मीडियम में हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चले जाएगा, ऑक्सीजन पे चले जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ बन जाएगा एक फ्री रेडिकल, ठीक है। होमोलाइसिस होगी, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो जो H है इसमें फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। H फ्री रेडिकल बन जाएगा, OH माइनस बन जाएगा और H फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। देखो जो H फ्री रेडिकल है, ठीक है, दूसरे, है ना, दूसरे H फ्री रेडिकल के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस बना लेगा, ठीक है। और कैथोड में बन जाएगी इस तरह से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ठीक है। सॉरी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी इस तरह से कैथोड पर, ठीक है। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना, ठीक है, इसने दूसरे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस बना ली, ठीक है। तो यार इस तरह से एनोड पे बन गई CO2 और एल्केन, और कैथोड पे निकल गई हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, एक बार वापस यहाँ देखो ऑक्सीजन था, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, H फ्री रेडिकल बन गया। H फ्री रेडिकल दूसरे H फ्री रेडिकल से मिलके एक हाइड्रोजन गैस बना लेता है जो रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब देखो यार इससे मैथेन कभी नहीं बनाया जा सकता, क्यों? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 2 कार्बन तो मिनिमम होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होता है, देखो एक कार्बन है, मतलब वो तो CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है, और जो दूसरा कार्बन है वहाँ क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है ना। ये दूसरे फ्री रेडिकल्स के साथ मिलके एल्केन बना लेता है। यानी यार देखो मैथेन तो बन ही नहीं सकता। देखो मैथेन कैसे बनेगा यार, मिनिमम हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो 2 कार्बन तो होंगे, तो मिनिमम यार ये इससे कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप देखो यहाँ भी हम देखें तो मीथेन तो बनाया नहीं जा सकता ना, मिनिमम 2 कार्बन का एल्केन तो बनेगा ही, है ना। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना मीथेन बनने की, ठीक है। देखो यहाँ भी क्या होगा, 2 मोल लेंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3 फ्री रेडिकल बनेगा, दूसरा CH3 फ्री रेडिकल इससे मिलके एथेन बना लेगा, तो मेथेन का तो चांस ही नहीं है, इसलिए इस मेथड से मेथेन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं यार, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो मैं बताता हूँ काम का क्या है इसमें, ठीक है। देखो यार फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मॉलिक्यूलर वेट के। देखो हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर वेट के, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ब्रांच के, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ब्रांच के, यानी जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उतना ही कम BP होंगे, यानी बॉइलिंग पॉइंट होंगे और मेल्टिंग पॉइंट होंगे। जैसे देखो हम यहाँ देखें तो देखो यार यहाँ मॉलिक्यूलर वेट देखे तो यहाँ तो 1 कार्बन है, 2 यहाँ 3, तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा किसका है, इस वाले का। तो देखो जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर इसका, ठीक है। हम नीचे वाला एग्जाम्पल देखें तो देखो यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, लेकिन देखो यहाँ क्या है, ये तो लीनियर स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ ब्रांच है, और अगर ब्रांच है तो क्या होता है, देखो ब्रांच है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के। तो देखो यहाँ ब्रांच है तो इसका कम हो जाएगा, है ना, लीनियर वाले से, तो यार इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखो इसकी रीजन की बात करें तो देखो जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उसका सरफेस एरिया उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। और देखो लीनियर होगा तो सरफेस एरिया उतना ही बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इंट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है इसका, ठीक है। अब देखो यार हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसमें आती है कुछ रिएक्शंस, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो है हैलोजिनेशन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हैलोजिनेशन की, वही सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन की, ठीक है। देखो यहाँ क्या होता है, जैसे कोई एल्केन है ये, इसकी रिएक्शन Cl2 से करा दें, ठीक है, क्लोरीन गैस से करा दें, ठीक है। तो होगा क्या, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो ये लाइट का काम करती है एज ए एनर्जी काम करती है, ठीक है। तो देखो होगा क्या, इसका जो हाइड्रोजन है वो क्या है, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा क्या, क्लोरीन, ठीक है, और ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। देखो एक बार वापस देखो CH4 है, ठीक है, मैथेन है, इसके हम Cl2 से करा दें, इसकी रिएक्शन Cl2 से करा दें क्लोरीन गैस से लाइट के प्रेजेंस में, तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन हटेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, इसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, इसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा, है ना। यानी हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा किसके द्वारा, क्लोरीन द्वारा, इसलिए इसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ये कार्बन का एल्केन का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया किससे, क्लोरीन से,
ठीक है, इसलिए हम इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, और उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है ना। देखो CH4 Cl2 है, एक हाइड्रोजन हटा, इस जगह क्लोरीन आ गया, तो बना गया प्रोडक्ट CH3Cl। ठीक है, अब देखो हम इस रिएक्शन को और आगे भी कराना चाहें तो देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन फिर हटाओ, क्लोरीन लगा दो, ये बन जाएगा। दो हाइड्रोजन बचे अब भी, एक हाइड्रोजन और हटाओ, क्लोरीन लगा दो, ये बन जाएगा। एक हाइड्रोजन और बचा है, हाइड्रोजन हटाओ, क्लोरीन लगाओ, और ये लास्ट में बच जाएगा। ठीक है, देखो हम इस रिएक्शन को देखें, हाइड्रोजन हटाओ, क्लोरीन लगा दो, ये बन गया। ठीक है, अब देखो हम बात करें रेट की। ठीक है, अब रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा होती है रेट फ्लोरीन गैस की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर सबसे कम होती है आयोडीन की। लेकिन यार इसमें प्रेफर केवल क्लोरीन और ब्रोमीन को ही किया जाता है। क्यों? देखो जो फ्लोरीन है, ठीक है, वो क्या होता है, सो विग्रस हो जाती है। ठीक है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, यानी एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, तो जो फ्लोरिनेशन है इसको हम प्रेफर नहीं करते हैं। यहाँ तो यार बहुत विग्रस रिएक्शन हो जाती है, इसको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो फ्लोरिनेशन को हम प्रेफर नहीं करते हैं, नहीं आयोडीनेशन को करते हैं। इन दोनों को प्रेफर किया जाता है। अच्छा यार, आयोडीनेशन को क्यों प्रेफर नहीं करते हैं? देखो जैसे हम यार यहाँ ये रिएक्शन आयोडीन के साथ कराएं तो एक हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, CH3 आई आ जाएगा यहाँ, और इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, HI बन जाएगा। ठीक है, जो हाइड्रोजन निकलेगा इससे आयोडीन का दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, HI बन जाएगा। अब देखो जो HI बना है ना, वो क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये वापस से क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आयोडीन में। ठीक है, तो यार इसलिए इसे प्रेफर नहीं किया जाता। ठीक है, देखो यार अगर ये रिएक्शन करवानी भी है तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। ठीक है, जैसे HiO3 HNO3 वगैरह। ठीक है, तो यार जरूर याद रखना। देखो रेट की हम बात करें तो फ्लोरीन गैस की सबसे ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लेकिन देखो फ्लोरीन क्या है, बहुत विग्रस होती है, फ्लोरिनेशन बहुत ही विग्रस होती है, कंट्रोल के बाहर हो जाती है, इसलिए हम इन दोनों को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब देखो यार एनसीईआरटी के अगले लाइन में रेट के बारे में भी लिख रखा है, तो जरूर याद रखना। 3 डिग्री कार्बन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री कार्बन की, फिर 1 डिग्री कार्बन की। ठीक है, तो देखो यहाँ हम देखें ये रिएक्शन अगर हम कराएं तो देखो ये 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन गैस से कराएं तो देखो क्या होगा, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखो एक तो यार यहाँ से हाइड्रोजन हटे, क्लोरीन यहाँ लग जाए तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है यार यहाँ से हाइड्रोजन हटे, क्लोरीन यहाँ लग जाए, तो देखो दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेजर कौन सा बनेगा, देखो ये 2nd डिग्री वाला कार्बन है। ठीक है, तो यही मेजर बन जाएगा, क्योंकि देखो इसकी रेट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यही मेजर बनेगा। ठीक है, देखो यार ये वाली लाइन भी कवर हो चुकी है। ठीक है, अब देखो यार अल्टीमेटली हम देखते हैं यार इसकी मैकेनिज्म क्या है। एनसीईआरटी में दे रखा है तो यार इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके मैकेनिज्म देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले आता है इनिशिएशन। ठीक है, देखो इनिशिएशन में क्या होता है, जो क्लोरीन गैस है, ठीक है, वो क्या होती है, उसका बॉन्ड ब्रेक होता है। क्लोरीन गैस है, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ होमोलाइसिस होगी, एक इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा, और इस तरह से क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेंगे सबसे पहले। ठीक है, एक बार वापस देखो हुआ क्या, क्लोरीन गैस है, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, देखो और ये रिएक्शन है वो लाइट के प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, लाइट क्या कर रही है यार, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है ना, ये बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए। ठीक है, देखो हुआ क्या, क्लोरीन है, बॉन्ड ब्रेक हुआ, होमोलाइसिस हुई, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया इस तरह से। ठीक, अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है ये क्या करेगा, जो मेथेन है CH4 है इसके पास जाएगा, और जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो तोड़ देगा, जिससे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक फ्री रेडिकल बन जाएगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और एक बन जाएगा CH3 फ्री रेडिकल। ठीक है, एक बार वापस देखो मैं बताता हूँ होगा क्या। देखो CH3 है ना, यहाँ क्या हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना, और यहाँ क्या बनेगा, एक फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल बन जाएगा, और एक CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो जो CH3 फ्री रेडिकल है, ठीक है, जो CH3 फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा, दूसरी क्लोरीन गैस है इसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएंगे 2। ठीक है, तो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके साथ मिलके CH3Cl बना देगा। ठीक है, और यही हमारा मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखो यार ये प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन हम इस रिएक्शन को और आगे चलाना चाहें तो देखो क्या होगा। ठीक है, देखो पहले हुआ वही होगा। ठीक है, देखो CH3Cl है, क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा यहाँ। ठीक है,
कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा और एक CH2Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, HCl बना लेगा। ठीक है, अब देखो जो फ्री रेडिकल है CH2Cl, ये क्या है, वापस क्लोरीन गैस है, इस पर अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके साथ मिलके CH2Cl बना लेगा। ठीक है, और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बच जाएगा। ठीक है, वैसे यार मेन प्रोडक्ट तो हमको मिल चुका है, अगर रिएक्शन को और आगे चलाते हैं तो ये मिलेगा। ठीक है, इसको और आगे भी चलाया जा सकता है एक बार वापस। ठीक है, तो ये देखो हमने ये चला दिया, इसको चाहो तो और वापस भी आगे चलाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो लास्ट आता है टर्मिनेशन, यहाँ रिएक्शन खत्म हो जाएगी, यानी जितने भी फ्री रेडिकल आपस में मिल जाएंगे और मॉलिक्यूल बना लेंगे। देखो क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलके Cl बना लेगा, इस तरह से बाकी के फ्री रेडिकल मिलके है ना मॉलिक्यूल बना लेंगे और रिएक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यार ये जो रिएक्शन थी है ना, इसकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म हमने देख ली है। ठीक है, इसके आगे वाली स्टेप की भी देख लिए, हम आगे चलाते हैं तो। ठीक है, इसके आगे भी और भी चलाया जा सकता है इस रिएक्शन को। ठीक है, तो यार इस तरह से यार हमारी रिएक्शन हैलोजिनेशन खत्म होती है। ठीक है, अब देखो यार जो हैलोजिनेशन रिएक्शन थी वो तो खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखो जो आगे रिएक्शन हम पढ़ने वाले एल्केन के, वो यार ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हम सब देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मेन जो इंपॉर्टेंट है वो तो हैलोजिनेशन ही है। ठीक है, अब देखो जो अगली रिएक्शन आती है वो कंबशन रिएक्शन। ठीक है, देखो जो एल्केन है उसको उसकी क्या करनी, हीटिंग करनी है हमको, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, या कहते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे क्या होगा CO2 और H2O बन जाएगा, और इसको बैलेंस कर लेना, यही होता है कंबशन रिएक्शन। एक बार देखो क्या लिखा हुआ है, एल्केन ऑन द हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और डाइऑक्साइड आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। ठीक है, तो यही है यार, देखो कंबशन रिएक्शन में क्या हुआ, जो एल्केन जो था इसको क्या हुआ, एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हुआ, हीटिंग की इसकी, जिससे क्या बन गया CO2 और H2O बन गया। ठीक है, यही रिएक्शन है, इसको बैलेंस कर लेना, बस खेल खत्म। अब देखो अगली रिएक्शन है कंट्रोल ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो यहाँ भी क्या है, हीटिंग करेंगे हम एल्केन की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ भी क्या है, एल्केन की हीटिंग करेंगे, लेकिन रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाई ऑक्सीजन। ठीक है, O2 है, इसकी रेगुलेटेड सप्लाई देंगे। ठीक है, और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ कैटलिस्ट की। ठीक है, जिससे हम कैटलिस्ट बदलेंगे, प्रोडक्ट भी बदल जाएंगे। जैसे मीथेन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में। कॉपर की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा। लेकिन मेथेन ही ले और ऑक्सीजन ही ले, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन कराएं तो बन जाएगा मेथेनॉल। देखो यार, देखो रिएक्शन क्या थी, देखो मेथेन है, इसकी रिएक्शन भी ऑक्सीजन से कराई, यहाँ भी ऑक्सीजन से कराई, लेकिन जैसे कैटलिस्ट बदले, प्रोडक्ट भी बदल गए। कॉपर अगर लिया कैटलिस्ट के रूप में, ठीक है, तो क्या बन रहा है, मैथेनॉल, यानी अल्कोहल बन रहा है। और यहाँ अगर हम MO2O3 यानी मोलिब्डेनम ऑक्साइड लें तो क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, यानी मैथेनॉल बन रहा है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। देखो ये क्या है, ये एक एल्केन है यानी इथेन है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, लेकिन यहाँ कैटलिस्ट क्या है, ध्यान से देखो, मैग्नीज एसीटेट है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, देखो एक बार वापस, यहाँ क्या लिया हमने, इथेन लिया और ऑक्सीजन लिया, और कैटलिस्ट क्या लिया, मैग्नीज एसीटेट लिया, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा साहब, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो एक लास्ट है इसमें, जैसे हम 3 डिग्री कार्बन ले लें, है ना। ठीक है, और ये देखो ये हाइड्रोजन होगा, ये कौन सा होगा, टर्सरी हाइड्रोजन होगा, इसकी रिएक्शन हम KMnO4 से करा दें, KMnO4, तो क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, यानी अल्कोहल बन जाएगा यहाँ। ठीक है, देखो ये क्या थी, देखो ये C टर्सरी क्या है, कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर यार इसकी रिएक्शन हम KMnO4 से करा दें, एक सेकेंड, इसकी रिएक्शन हम KMnO4 से करा दें तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन आके लग जाएगा, नहीं अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो यार इस तरह से कंट्रोल ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है यार, कैटलिस्ट का मेन रोल है यहाँ। ठीक है, जैसे जैसे कैटलिस्ट बदलेंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। या इनकी मैकेनिज्म काम की नहीं है, आपको प्रोडक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो
देखो यार, हम अगली रिएक्शन पे चलते हैं, आइसोमराइजेशन। ठीक है, देखो यार, किसी एल्केन की रिएक्शन जब एनहाइड्राइड AlCl3 या HCl की प्रेजेंस में कराते हैं तो इसका आइसोमराइजेशन हो जाता है, यानी ब्रांचेज आ जाती है। जैसे यार NCERT में एग्जांपल है ये। ठीक है, ये क्या है, 6 कार्बन का एल्केन है। इसकी रिएक्शन हम एनहाइड्रस AlCl3 या HCl की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होता है, इसे ब्रांच फॉर्म हो जाती है। ठीक है, जैसे 5 कार्बन ये हो गया और एक Cl यहाँ लग जाएगा, यानी आइसोमराइजेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी इसके जो मेन चेन है इसमें तो कार्बन कम हो गए। देखो यहाँ तो 6 थे, ये 5 ही रह गए। ठीक है, तो यार मेन बात क्या है, आपको ये याद रखना है किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, एनहाइड्रस AlCl3 या HCl। ठीक है, देखो यार यहाँ भी देख सकते हो एन हेक्सेन है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी एनहाइड्रस AlCl3 या HCl से। ठीक है, तो क्या हुआ, ब्रांच फॉर्म होगी। ठीक है, देखो ब्रांच फॉर्म होगी, यही है यार आइसोमराइजेशन में। ठीक है, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एनहाइड्रस AlCl3 या HCl। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं यार एरोमेटाइजेशन की। ठीक है, देखो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब 6 या 6 से ज्यादा, ठीक है, 6 या 6 से ज्यादा कार्बन, ठीक है, कार्बन के एल्केन को जब हीट किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो किसकी प्रेजेंस में, द ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम या मोलिब्डेनम क्रोमियम की प्रेजेंस में, तो होता क्या है, साइक्लिक रिंग बन जाती है, यानी बेंजीन बन जाती है। एक बार वापस क्या, देखो जो एरोमेटाइजेशन है ना, उसमें क्या होता है, 6 या 6 से ज्यादा, 6 या 6 से ज्यादा, ठीक है, कार्बन वाले एल्केन को जब हीट किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, द ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम मोलिब्डेनम क्रोमियम की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, बेंजीन रिंग बन जाती है। जैसे हम एग्जांपल देखें, देखो ये 6 कार्बन का क्या है, 6 कार्बन का एल्केन है। ठीक है, इसको हमने हीट किया तो क्या है, बेंजीन रिंग बन गई, है ना, हाइड्रोजन है बाहर निकली और बेंजीन रिंग बन गई, यानी इसका एरोमेटाइजेशन हो गया। अब मान लो यार 7 कार्बन हो, एक कार्बन और हम लगा दें तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है, 7 कार्बन तो क्या, एक बेंजीन रिंग बन जाएगी और एक कार्बन यहां आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगी, टोलुइन बन जाएगी। ठीक है, एक बार वापिस देखो, 7 कार्बन हो तो बहुत ही आसान है। देखो 6 कार्बन की तो रिंग बन गई, एक कार्बन यहां आ गया तो इस तरह से टोलुइन बन गई। ठीक है, अब देखो 8 कार्बन हो तो क्या, एक कार्बन और एक ये, 8 कार्बन हो गए तो देखो बेंजीन रिंग ही बनेगी। 2 कार्बन या तो ये ए से आ जाएंगे या एक इधर एक इधर। ठीक है, तो 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक और छोटी सी रिएक्शन है, द रिएक्शन विद स्टीम। ठीक है, जब एल्केन की रिएक्शन में स्टीम से कराएं, है ना, देखो यहाँ मिथेन की रिएक्शन हमने स्टीम से करा रखी, किसके प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, CO और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और एक और बात लिखी हुई है, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज ऑफ डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सॉरी, डाई हाइड्रोजन गैस। ठीक है यार, इसको हम बहुत डिटेल में पता है, हाइड्रोजन चैप्टर था उसमें पढ़ते थे, अब वो हटा दिया गया है ना। देखो जो लास्ट रिएक्शन है वो काम की नहीं है, पायरोलाइसिस कोई काम की नहीं है। देखो इसमें क्या होता है, जब हम किसी हायर एल्केन को, ठीक है, जब किसी हायर एल्केन को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे, है ना, एल्केन में टूट जाता है। ठीक है, तो ये होता है पायरोलाइसिस में, कोई काम की नहीं है। ठीक है, होगा देखो पायरोलाइसिस में, ठीक है, हायर एल्केन को जब हीट करेंगे तो लोअर एल्केन में बदल जाएंगे। ठीक है, ये टूट जाएंगे एल्केन में। ठीक है, ये होता है पायरोलाइसिस। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और यार इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।